नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्राडो में। और आज मैं फिर से हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो है आदिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों अब हम दृष्टि हो गया, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हो गया और मनोज मिश्रा हो गए, इन पुस्तकों की हर शुरुआत लाइन से ही हम क्विज खुद बनाएंगे हस्तलिखित और आपको देंगे। अदरवाइज जो बुक होती हैं जो बुक्स हैं मेरे पास, मैं उन बुक्स को भी आपके लिए लगाऊंगा दोस्तों। लेकिन मैं क्या करूंगा कि पांडे और मनोज मिश्रा को 1 बाय 1 लाइन से ही क्विज भी बना के चलूंगा, ताकि हम उस बुक को भी पूरा कवर कर लें क्विजों के माध्यम से। और जो बुक्स होती हैं स्पेशली जो यूजी नेट के लिए, पूरनचंद टंडन हो गई है ना, और इसमें तिवारी की हो गई, और इन बुकों के पीछे भी कई सारे क्विज बने होते हैं दोस्तों। तो इस क्विज में, इस पार्ट में, इस सेट में मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको 100 क्वेश्चनों से ज़्यादा का नॉलेज देंगे। क्यों देंगे और कैसे देंगे? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 क्वेश्चनों से हमें 10 या 100 क्वेश्चनों का नॉलेज हमें मिल जाए? तो दोस्तों अब देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चनों से हमें ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ किसका है? तो पहला प्रश्न देखो दोस्तों हमारा क्या है, एक मिनट में छोटा कर देता हूं पेज ताकि हमें ढंग से दिखे। पहला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता व 84 वैष्णवन की वार्ता का ग्रंथ किसका है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास नाभादास, दूसरा है गोकुलदास, तीसरा है विट्ठलनाथ और चौथा है अग्रदास। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें? गोकुलनाथ। अब गोकुलनाथ इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन जो बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं, हमें इन 3 ऑप्शंस के बारे में भी कुछ आपको जानकारी देनी है, ताकि जिससे क्या होगा कि अगली बार आपको इन ऑप्शंस के अगर प्रश्न बन के आए तो आपको पता चल सके कि नाभादास, जैसे नाभादास के बारे में हम जब जानते हैं तो नाभादास जी का जन्म हुआ है 1570 ईस्वी में दोस्तों। कब हुआ था इनका जन्म? 1570 में। और नाभादास ने ही 1585 में भक्तमाल की रचना करी थी। भक्तमाल में कितने कवियों का विवरण है? तो दोस्तों भक्तमाल में 200 कवियों का विवरण दिया गया था। और हिंदी में अगर अष्टयाम लेखन की शुरुआत किसने करी है, तो अष्टयाम लेखन की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? नाभादास ने की थी। और नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। क्या नाम है गुरु का? है अग्रदास। और अग्रदास के गुरु का नाम क्या था? कीलदास। और अग्रदास के गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास पयहारी। क्या था दोस्तों? कृष्णदास पयहारी। और कृष्णदास पयहारी किसके शिष्य थे? अनंतानंद के। और अनंतानंद के शिष्य कौन थे? किसके शिष्य थे? रामानंद के। मतलब रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद। अनंतानंद के जो शिष्य थे, अनंतानंद के शिष्य बने थे कृष्णदास पयहारी। और कृष्णदास पयहारी के शिष्य बने थे अग्रदास। और अग्रदास के शिष्य बने थे नाभादास दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आप धीरे धीरे देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। अगली लाइन देखो क्या आती है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? तो दोस्तों भक्तमाल की टीका लिखी है प्रियादास ने। और प्रियादास ने जो भक्तमाल की टीका लिखी थी रस बोधनी शीर्षक से लिखी थी और ब्रज भाषा में लिखी थी, और जिसमें कवित्व सवैये शैली का प्रयोग किया था दोस्तों। तो देखो अब भक्तमाल से या नाभादास से प्रश्न आया तो हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखो विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी के पिता का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, वल्लभाचारी। वल्लभाचारी के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, है ना। तो विट्ठलनाथ की जब हम बात करते हैं तो विट्ठलनाथ ने ही दोस्तों क्या किया था? विट्ठलनाथ ने क्या किया था? अष्टछाप की स्थापना करी थी 1565 में। अष्टछाप की स्थापना किसने करी थी? विट्ठलनाथ ने, जिसमें 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य किसके थे? वल्लभाचारी के दोस्तों। विट्ठलनाथ ने ही अपने पिताजी के जो वल्लभाचारी थे, इन्होंने क्या किया था? जो अणुभाष्य लिखा था। वल्लभाचारी का एक अधूरा ग्रंथ था अणुभाष्य, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते थे। उनके इन्होंने अणुभाष्य को इन्होंने पूरा किया था दोस्तों। किसने? विट्ठलनाथ ने। और विट्ठलदास की 2 से 3 ऐसी रचनाएं हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। भक्ति निर्णय दोस्तों, किसकी क्या रचना? विट्ठलनाथ की भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना थी? विट्ठलनाथ की। भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडन और अणुभाष्य को पूरा करने का काम किसने किया था दोस्तों? विट्ठलनाथ ने। अब देखो अगला नाम किसका आ रहा है, देखो
किनका नाम आ रहा है? अग्रदास। अग्रदास और कीलदास दोनों कौन थे? कृष्णदास पयारी के शिष्य थे। और अग्रदास की देखो सबसे खासियत क्या है, देखो ये इनके जो शिष्य बने थे, अग्रदास के शिष्य कौन थे? नावादास। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नावादास। और इनके गुरु कौन थे? कृष्णदास पयहारी। इन्होंने राम भक्ति में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय बनाया था दोस्तों। अग्रदास ने राम भक्ति में रसिक भाव का समावेश करके क्या बनाया था? रसिक संप्रदाय बनाया था। और इन्होंने राम अष्टयाम लिखी थी दोस्तों। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम इनकी रचना है। किसकी दोस्तों? अग्रदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या आ रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी से गारसा द तासीकृत इस्तवार द लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी से माना जाता है, जो लिखी गई है कौन सी भाषा में? फ्रेंच में लिखी गई थी, फारसी में लिखी गई थी, अंग्रेजी में या हिंदी में दोस्तों। तो याद रखना इस्तवार द लिटरेचर कौन से में लिखी गई है? फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। वहीं पे अगर हम अंग्रेजी में देखेंगे हिंदी साहित्य कौन सा लिखा था, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है दोस्तों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1888 में प्रकाशित हुआ था। अगला आ रहा है देखो हिंदी में। तो हिंदी में जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का हिंदी में जो पहला सफल प्रयास किया गया था महेश दत्त शुक्ल द्वारा हुआ था दोस्तों। महेश दत्त शुक्ल द्वारा कब हुआ था? 1873 में हुआ था दोस्तों, 1873 में, जिसका नाम क्या था? भाषा काव्य संग्रह। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति कितनी है? 2, 3, 4, 5 कितनी है दोस्तों? 2, 3, 4, 5 है। तो आंसर क्या है इसका? 4 पद्धति होती है। 4 कौन कौन सी होती है? वर्णानुक्रम पद्धति, फिर होती है काल क्रम अनुसार पद्धति, एक मिनट, काल क्रम अनुसार पद्धति, तीसरी होती है वैज्ञानिक पद्धति, चौथी होती है विधेयवादी पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा द तासी और शिव सेंगर ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था, गारसा द तासी और शिव सेंगर ने, वो किसी पद्धति में लिखा था? वर्णानुक्रम पद्धति। और काल क्रम अनुसार पद्धति में लिखे थे गिरियर्सन और मिश्र बंधु ने। काल क्रम अनुसार पद्धति से गिरियर्सन और मिश्र बंधु ने। अब आ रही है वैज्ञानिक पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और विधेयवादी पद्धति में रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और इन विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता बोलते हैं तेन को। किसको मानते हैं दोस्तों? विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता तेन को मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 5वां प्रश्न। और अगर ये ऐसे चीजें या ऐसी जानकारी आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप कमेंट करेंगे, प्लीज 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 वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपनी कुछ भी जो आपको लगता है इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कैसा चाहिए कंटेंट, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा बता रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, और हम आपको और ज़्यादा विस्तार से समझना है तो आप वो भी बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि क्विज ज़्यादा हो तो हम क्विज भी बढ़ा देंगे दोस्तों। साहित्य इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा था? साहित्य इतिहास दर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों किसने लिखा है ये? सी, नलिन विलोचन शर्मा का है। किसका है दोस्तों? ये नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने 1960 में लिखा था दोस्तों। कब लिखा था ये? 1960 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1960 में लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत। क्या लिखा था दोस्तों? हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। तो दोस्तों आप ये भी चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 6ठा क्वेश्चन, शुक्ल ने अपने से पहले लिखे ग्रंथ को कहा था? शिव सेंगर के ग्रंथ, शिव सिंह सरोज
को क्या कहा है? कविव्रत संग्रह। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को बड़ा कवि संग्रह, या मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविव्रत संग्रह। यह सभी सही है दोस्तों। शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे शिव सिंह सरोज को कविव्रत संग्रह कहा है दोस्तों, क्योंकि शिव सिंह सरोज में कितने सन कवि हैं ये मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कवियों से संबंधित मेरा प्रश्न आगे है, तो मैं वहीं पे आपको क्लियर करूंगा। तो इसका आंसर है ये सभी। क्या दोस्तों? ये सभी वाला, मतलब कि शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को कविव्रत संग्रह कहा था, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविव्रत संग्रह कहा है, और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां। किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। कथन किसका है दोस्तों? किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र तिवारी का, या नगेंद्र का? तो दोस्तों ये इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। क्या आंसर है इसका? रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर नगेंद्र का दोस्तों? तो आप बताएंगे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या आ रहा है। गलत युग्म का चयन करें। 9वां नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल ने लिखी है, जिसका सन है 1873। अगला आ रहा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा, सन है 1938। अब आ रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952। रीति काव्य की भूमिका, नगेंद्र 1949। तो एक चीज मैं इसको सही कर देता हूं, यहां पे रीतिकाल आता है। रीतिकाल की भूमिका तो कब की है दोस्तों? ये रीतिकाल की भूमिका बताएंगे, इसका सही उत्तर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर है, मतलब गलत युग्म का चयन जो हमने करना था, इसका आंसर है सी। क्या है दोस्तों? सी है। सी कैसे है बताओ, मुझे कमेंट करो। पता चला या नहीं चला अभी? तो दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में लिखी है। कब लिखी है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी है। वहीं हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा था, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, ना कि हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी है? 1940 में। तो गलत कथन हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां और लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपने क्विज लगाया तो यकीनन आप बताएंगे आपके कितने नंबर बने और आपको क्विज कैसा लगा। गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों, यहां भी क्या करना है हमें? गलत युग्म का चयन करना है। तो ग्रंथ और कवि, तो किस ग्रंथ में कितने कवि हैं ये बोल रहा है, कितने ग्रंथ? तो शिव सिंह सरोज में कितने कवि हैं? 738 कवि हैं। तजकिरा शुराई में कितने बता रहे हैं? 1004 कवि। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवि, और हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवि। तो दोस्तों गलत युग्म का चयन करेंगे शिव सिंह सरोज, तजकिरा शुराई हिंदी में 1004, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 952, और हिंदी साहित्य इतिहास 1000। तो इसका आंसर है दोस्तों, कट कर देते हैं पहले हम इसको, ए। गलत कथन है 738, क्योंकि शिव सिंह सरोज में कितने हैं? 838 कवि हैं। कितने हैं दोस्तों? 838। 738 कवि हैं किसमें? गारसा दा तासी की जो पुस्तक थी इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, उसमें 738 कवि, जिसमें
कुल 72 कवि को बताया गया है हिंदी का और 66 कवि बताए गए हैं उर्दू के। वहीं पे शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सरोज है 838 कवि हैं इसमें। और अगली पुस्तक देखो कौन सी आ रही है, तज़किरा शुराई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन की थी और ये 1848 में रचित है और 1004 इसमें कवि हैं दोस्तों और 62 हैं इसमें हिंदी के कवि। इसमें इन्होंने देखो 62 बताए थे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवि हैं, 952। और ये पुस्तक किसकी है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1888 ईस्वी में। अगली पुस्तक रही हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपके दोस्तों 1000 कवि और पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1929 में और पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोस्तों। अगली वीडियो हम डालते हैं इसकी, शाम को या कल को ही डाल दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू भाई।